हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग यूजीसी नेट का रिवीजन शुरू किए हैं, जिसमें कि हम लोग 2016 के क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, न वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, बताइए। तो याद रखिएगा, ये मूर्धा से निकलता है। ठीक है, जैसे देखिए कंठ, कंठ से निकलने वाले जो धातु वर्ण है वो कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक। और तालु से कौन से निकलता है? च, छ, ज, झ, इया। य और श भी जो है वो तालु से निकलता है। ठीक है। मूर्धन्य से कौन निकलता है? ट, ठ, ड, ढ, न, श। ठीक। दंत यानी दांतों के मूल से निकलने वाला जो वर्ण है कौन सा है? त, थ, द, ध। वत से यानी कि दंत मूल से निकलने वाला जो ध्वनि है कौन सा है? न, स, र, ल। ओष्ठ है यानी ओठों से निकलने वाला ध्वनि कौन है? प, फ, ब, भ, म। ठीक है। और दंत्योष्ठ यानी कि निचले होठ और ऊपर के दांतों से टकराकर निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? व और फ। स्वर यंत्रीय यानी कि काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? क को। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। फिर अगला क्या है कि आगम वे अपुराणे पंडीयमान बहंती पक श्रीफल अली जिम वाहेरित भ्रमयंती। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो याद रखिएगा, कण्हपा की है। ठीक है। फिर देखिए लिखा है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कबीरदास जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो याद रखिएगा, द्वैतवाद के जो प्रणेता है वो मध्वाचार्य है। ठीक है। यहाँ सारे दर्शन, प्रणेता और संप्रदाय के नाम लिखे हुए हैं, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, द्वैतवाद का मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के थे, और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के थे। शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य सनकादि संप्रदाय के थे। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के थे। ठीक है। फिर देखिए, रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, नूर मोहम्मद जो है वो रौजतुल हकायक के रचयिता है। ठीक है। और यहाँ पर प्रकाशन वर्ष देख लीजिए रौजतुल हकायक के। देखिए, नूर मोहम्मद के यहाँ 3 रचना दिए हैं, रौजतुल हकायक, इंद्रावती, अनुराग बासुरी। ठीक है। जिसमें कि इंद्रावती का 1744 है, 1764 है, अनुराग बासुरी। और रौजतुल हकायक का जो प्रकाशन वर्ष है उसके बारे में मतभेद है, जैसे कि कोई सबकी जो मत होते हैं वो अलग अलग है, तो उस हिसाब से यहाँ नहीं लिखा गया है। ठीक है। फिर देखिए, चित्रावली, चित्रावली जो है उसका प्रकाशन वर्ष 1613 है और रचयिता इसके उस्मान है। ज्ञानदीप के जो प्रकाशन वर्ष है 1619 है और शेख नबी जो है इसके रचयिता है। ठीक है। हंस जवाहिर का प्रकाशन वर्ष है 1731 और काशिम शाह इसके रचयिता है। फिर देखिए, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो यह है पद्माकर भट्ट। फिर देखिए, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो याद रखिएगा, बेनी प्रवीण की जो रचना है वो सतसई ने नहीं की है। ठीक है। और रसनिधि भूपति और वृंद जो है उन्होंने सतसई की रचना की है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए, बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथों को देख लीजिए, श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश। ठीक है। वृंद के काव्य ग्रंथ है 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमन सतसई, अलंकार सतसई, वृंद विनोद सतसई। फिर देखिए, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? तो भ्रमरदूत के रचनाकार है सत्यनारायण कविरत्न, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि काम मंडल से मंडित श्रेयस सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। ठीक है। ये कामायनी की पंक्तियां हैं, लेकिन किस वर्ग से ली गई है? ठीक है। तो याद रखिएगा, ये श्रद्धा वर्ग से ली गई है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहण की राज तरंगिणी पर आधारित है? तो याद रखिएगा, विशाख जो है वो कलहण की राज तरंगिणी पर आधारित है। फिर देखिए, मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। ठीक है। प्रकाशन वर्ष क्या है? मुड़ कर देखता हूँ क्या? 2001 है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ देख लीजिए, आज के अतीत 2003,
भीष्म साहनी की है गालिब छूटी शराब 2000 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष। रविंद्र कालिया और जो मैंने जिया 1992। यादों का चिराग 1997। जलती हुई नदी 1999। ये सारा कमलेश्वर का है, ठीक है, याद रखिएगा। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जो है वो मणिकर्णिका के, तुलसी राम होगा यहाँ, तुलसी राम जो है वो मणिकर्णिका के लेखक है। और याद रखिएगा इस चीज को कि जो मणिकर्णिका है 2014 इसका प्रकाशन वर्ष है, 2014, ठीक है, 2014 प्रकाशन वर्ष है। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, मुर्दहिया भी तुलसी राम का है, और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, डॉक्टर धर्मवीर का है, मेरी पत्नी और भेड़िया। महाकाल उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो अमृतलाल नागर जो है, अमृतलाल नागर महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। देखिए ये चार्ट जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें लिखा है व्याख्या पे सबसे पहली बात तो अमृतलाल नागर के उपन्यास, ठीक है, महाकाल, फिर सेठ बाके लाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, ये PYQ में पूछा गया था, अमृतलाल नागर का है, ठीक है, और 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है। मानस का हंस भी पूछा जा चुका है, 1972 है। नाच्यो बहुत गोपाल भी पूछा जा चुका है। खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। फिर देखिए विष्णु प्रभाकर का उपन्यास, ठीक है, ढलती रात, वट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर और संकल्प। उसके बाद देखिए उदय शंकर भट्ट के उपन्यास नए मोड़, सागर लहरे, मनुष्य लोक परलोक, शेष अशेष। फिर अमृत राय के उपन्यास देख लीजिए, बीज है, नागफनी का देश है, हाथी के दांत है, जंगल है, सुख दुख, भटियाली, धुआं, ये सारा चीज। फिर देखिए एक बार कॉमरेड का कोट, ये किसकी कहानी है? तो ये सृंजय की कहानी है, और कॉमरेड का जो कोट है वो लिखा गया है 1993 में, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1993। फिर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? तो याद रखिएगा जो भाण है वो विशस्य विषमोधम है, ठीक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो देख लीजिए 1876, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन जो है किस आलोचक का है? तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिए कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर उसके बाद देखिए कि स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटनाक्रम का अभ्यास दे और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। फिर देखिए भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो भुक्तिवाद। फिर यहाँ देखिए भुक्तिवाद या भोगवाद आचार्य भट्टनायक का है और दार्शनिक मत क्या है? सांख्य दर्शन। अनुमितिवाद भट्ट शंकुक, ये इस पर CG सेट में पूछा गया था। अनुमितिवाद भट्ट शंकुक का है, ठीक है। न्याय दर्शन के हैं ये। और उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोलट का, ये मीमांसा दर्शन को मानते हैं। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, ये शैव दर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो याद रखिएगा वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इस चीज को याद रखिएगा, क्रोचे जो है अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा जो है प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं। देखिए रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियों में है प्रेमचंद जो कि 1941 में उन्होंने लिखा था, और भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य, स्थायी मूल्य और
स्थायी मूल्य और मूल्यांकन निराला की साहित्य साधना, इसके 3 भाग हैं। ये भी एक बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में कि निराला की साहित्य साधना कितने भागों में विभाजित है, तो ये 3 भाग में, जिसमें कि पहला का प्रकाशन वर्ष 1969 है, फिर 1972, फिर 1976। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, बड़े भाई, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति देख लीजिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता। फिर देखिए हमारा लिखा है कवि सुमित्रा नंदन पंत, ये 1976। फिर रस सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न। ये नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियां, जिसमें हिंदी कहानी, अपनी जबानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। फिर है हंसराज रहबर की आलोचनात्मक कृतियां, प्रेमचंद जीवन, कला और कृतित्व, प्रगतिवाद, पुनर्मूल्यांकन, गालिब और बेनकाब। फिर है गालिब हकीकत के आईने में, इकबाल और उनकी शायरी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो याद रखिएगा स्वयंभू है, पुष्पदंत है, अद्धमान है और हेमचंद्र है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो याद रखिएगा पहले बिहारी देव है, फिर भिखारी दास है, फिर पद्माकर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसका एक बार जीवन काल देख लेते हैं। देखिए बिहारी का जीवन काल जो है 1595 से लेकर 1663 ईस्वी, देव का 1673 से लेकर 1767 ईस्वी, भिखारी दास का 18वीं शताब्दी के आसपास, और पद्माकर जो है 1753 से लेकर 1833 ईस्वी तक। देखिए मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो याद रखिएगा पहला पंचवटी है, साकेत है, फिर यशोधरा, फिर द्वापर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी जो है उनकी रचनाओं के बारे में क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। और देखिए उनकी पहली कृति है रंग में भंग 1909 में, फिर जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, हिंदू 1927, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, वैतालिक। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएंगे कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए अभी बिल्कुल अभी ये पहले लिखी गई थी, जमीन पक रही है उसके बाद, फिर उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, उसके बाद बाघ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किसकी रचनाएं हैं ये सारी, तो याद रखिएगा केदारनाथ सिंह की है। किसकी? केदारनाथ सिंह की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो इस चीज को याद रखिए नारद की वीणा, फिर कोणार्क है, उसके पश्चात अंधा कुआं और बकरी। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। आइए एक बार सोल्यूशन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले नारद की वीणा एक नाटक विधा के अंतर्गत आती है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। फिर उसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। फिर कोणार्क का 1951 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर। अंधा कुआं 1955 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल। बकरी जो है 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम। सबसे पहले देखिए परती परिकथा, उसके बाद दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे किसकी रचनाएं हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु के, जिन्हें कि आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। फिर है रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है, तो याद रखिएगा गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और विनायक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गोबर गणेश का अगर बात किया जाए प्रकाशन वर्ष 1978 है, किस्सा गुलाम का 1986, पूर्वापर का 1990,
और विनायक, विनायक का कब है? 2011। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 2011 यहाँ लिख देती हूँ। पूर्वा पर का है 1990 और किस्सा गुलाम, किस्सा गुलाम का है 1986। गोबर गणेश का है 1978। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए। तो सबसे पहले आएगा 55 खंबे लाल दीवारें, रुको ही नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, फिर अगला क्या है? पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले वर्ड्सवर्थ, उसके बाद क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए उसका जीवन काल देख लेते हैं। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि इंग्लैंड के थे और इनका जीवन काल 1770 से लेकर 1850 तक। बेनेडिक्टो क्रोचे इटली के मतलब इटली के ये आलोचक थे और जीवन काल है 1866 से लेकर 1952। फिर है टॉमस स्टर्न्स इलियट, यानी टी.एस. इलियट जो थे वो अमेरिका के थे और 1888 से लेकर 1965। फिर है ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, ये 1893 से लेकर 1979। ठीक है, देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्य ग्रंथों के साथ मैच करना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए चंदा, चंदा चंदायन का है। फिर उसके बाद नागमती, नागमती पद्मावत की पात्र हैं। ठीक है, फिर राजमती, राजमती बीसल देव रासो की पात्र हैं। मालवणी, मालवणी जो है वो ढोला मारूरा दूहा की पात्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले चंदबरदाई, चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद हमारा हो जाएगा बिहारी, बिहारी का जयसिंह हो जाएगा। फिर जगनीक, जगनीक का परमाल हो जाएगा। भूषण का छत्रसाल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनकी कवियों के साथ मैच करना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मुक्ति प्रसंग। ठीक है, तो मुक्ति प्रसंग जो है वो राजकमल चौधरी का है। ठीक है, 1 का 3। फिर उसके बाद है खुशबू के शिलालेख, ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। बी का 5। फिर है अनुभव के आकाश में चांद, ये किसका है? तो ये है लीलाधर जुगुड़ी का। उसके बाद रेणुका, रेणुका किसकी है बताइए? रामधारी से दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे खुद से भी एक बार मैच कर लेंगे। फिर देखिए आत्मजयी, आत्मजयी जो है कुंवर नारायण का इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए खूंटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। मगध, मगध श्रीकांत वर्मा। फिर है पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन किसका है बताइए? ये है मंगलेश डबराल का। ठीक है, पहाड़ में लालटेन, मंगलेश डबराल। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, ये किसका है? ये राम नरेश त्रिपाठी का है। फिर धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। देखिए ये किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त का है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किसका है? अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास का है ना ये। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी मैं पावन जबे लगी। ठीक है, ये किसका है? ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ मैच करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आस्था और सौंदर्य, ये रामविलास शर्मा जी की है। फिर हमारा क्या हो जाएगा? अपनी अपनी बीमारी, ये हरिशंकर परसाई जी की है। कला और जोखिम निर्मल वर्मा जी की है। तमाल के झरोखे से, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये है विद्या निवास मिश्र। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
फिर देखिए राग दरबारी, तो याद रखिएगा राग दरबारी के जो चित्रित गांव है वो कौन सा है, तो इस चीज को याद रखिएगा, शिवपालगंज। आधा गांव में है गंगौली। मैला आंचल में कौन सा गांव है, मेरीगंज। गोदान में कौन सा गांव है, बेलारी। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए औचित्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा क्षेमेंद्र के द्वारा। फिर उसके बाद वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का है। ध्वनि सिद्धांत किसका है, आनंदवर्धन का है। रस सिद्धांत किसका है, भरत मुनि का है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4 वाला। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रचनाओं को रचनाकारों से मैच करना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए चर्च एंड स्टेट कॉलरीज का है। फिर उसके बाद लिटरेचर एंड ड्रामा जो है वो मैथ्यू आर्नाल्ड का है। फिर द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, ये किसका है बताइए, बिल्कुल सही, ये रिचर्ड्स का है। फिर उसके बाद आर्स पोएटिका किसका है, होरेस का। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। फिर देखिए परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। रीज़न क्या बता रहा है, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। देखिए ये चीज़ गलत है, लेकिन परंपरा आधुनिकता की विरोधी है, ये चीज़ सही है। मतलब सॉरी, ये भी सही नहीं है, विरोधी कैसे हो सकती है, ठीक है, विरोधी नहीं है। और ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होने की वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तो क्या बताइए, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं, केवल ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ आर रॉन्ग। फिर देखिए असर्शन क्या कह रहा है कि धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। ये बिल्कुल सही है। इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। इस तरह से अगर हम करेक्ट देखें तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, तो दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर असर्शन कह रहा है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। रीज़न क्या बता रहा है, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य जो है चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य होता है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।